ये पॉलिटिका पार्ट 26 होगा। और आज हम देखेंगे कि आयोग ने पिछले सालों में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। और हम जो ये अभी सीरीज कर रहे हैं, एक लेक्चर और होएगा, उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खत्म हो जाएगी। काफी बड़ा है क्योंकि काफी क्वेश्चन पूछता है आयोग इससे। तो हम अपना देखिए, यहाँ पर एक और चीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ आर्टिकल्स का आपको रट्टा मारना पड़ता है, तो हो सकता है आपको ये डिफिकल्ट लगे। लेकिन फिर भी जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, उसमें आर्टिकल को आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ भी याद करना पड़ेगा। तो कुछ आर्टिकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो आर्टिकल यहाँ दे रखे हैं ना, आपने वही आर्टिकल अगर उनको रट्टा मार लिया, उनको याद कर लिया, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि शायद फिर कोई कुछ बच पाएगा। तो चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही लेक्चरों को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि which part of the Indian Constitution refers to the responsibility of the state towards international peace and security? क्या कह रहा है ये आर्टिकल? यहाँ पर ये आर्टिकल 51 के बारे में बात कर रहा है एक्चुअली। आर्टिकल जैसे पहले एक बार और देख लो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 15 तक बीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आती है, और ये पार्ट 4 के अंदर आता है ये। और नॉन जस्टिसिएबल नहीं है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि भाई इनको सुप्रीम कोर्ट में आप ले नहीं जा सकते हो। नॉन जस्टिसिएबल मैंने पीछे बताया था आपको। तो आर्टिकल 51 यही बोलता है कि भाई आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए प्रमोट कर सकते हो, मतलब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हो। भारत सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करे। और इसमें एक और बात बोली गई थी इसी आर्टिकल में कि जो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, भाई फॉरेन पॉलिसी, इनको कि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, तो इंडिया को पूरा अधिकार है अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी बाहर वाले बंदे के इंटरफेरेंस के बिना बनाए। तो वो जो इंडिया पूरी फॉरेन पॉलिसी बनाता है किसी देश के साथ कैसे रिलेशन रखने, तो वो आर्टिकल इसी 51 के अंदर ही है। ठीक है, तो याद रखना कि जो फॉरेन पॉलिसी बनाता है भारत, वो आर्टिकल 51 से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये फंड हमारे पास किसका आ जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आर्टिकल भी नहीं पूछा है, सीधा यही पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, फिर वही आ गया देखिए, बीच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो विदेश नीति बनाई जाती है, तो जैसे मैंने कहा आर्टिकल 51, क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर आता है, तो ये दो बताता है कि इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, और इंडिया जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है वो इसी आर्टिकल के अंडर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी नहीं है आपको सारे आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये लिखा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये जो एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी जी ने करा था, तो उन्होंने ये वाली क्लॉज डाली थी। ठीक है, ये आर्टिकल 4 डाला था, आर्टिकल 43A। तो इसमें यही बोला गया कि जो वर्कर होते हैं उनका पार्टिसिपेशन को जो है प्रमोट किया जाए। ठीक है, टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो ये वाला जो क्लॉज डाला गया था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 के अंदर, तो ये उसके अंदर डाला गया था। देखो ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो है थोड़े आर्टिकल आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन से आर्टिकल कब डाले गए हैं। कुछ जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, एक 97 हुआ था और 86 वाला। तो ये इसमें तो थोड़े से आर्टिकल्स को डाला गया था, तो वो पता होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हिंदी वालों के लिए अनुच्छेद 43 भी। ठीक है, और ये 45 जो है ये बोलता है कि भैया 45 के बारे में सुन लो। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था, तो उसके अंदर इसमें बदलाव किया गया था। ये बोला गया था कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन, जो जिनकी एज 6 साल तक है भाई, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाए। ऐसा जो है वो बनी हुआ है ना, क्या बोलते हैं,
आंगनवाड़ी, तो आंगनवाड़ी में यही होता है, तो वो इसी आर्टिकल के अंदर वो बनाई गई है। और उनको बच्चों को न्यूट्रिशनल दिया जाता है, चाइल्डहुड केयर दी जाती है, थोड़ा सा अर्ली जो चाइल्डहुड केयर होती है वो होती है, एजुकेशन वो दी जाती है, हालांकि वो उस लेवल की नहीं होती, बहुत बेकार एजुकेशन होती है, मतलब बहुत ही घटिया किस्म की एजुकेशन होती है। तो यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इसमें, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, वो नर्सरी बहुत जो होते हैं, प्ले स्कूल होते हैं, उनमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है वहाँ पर। तो सरकार को कुछ सीखना चाहिए, रिसोर्सेज जब खर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा ढंग का ही कर दो। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका 43 ये और बी। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बहुत सारे आर्टिकल डाले गए थे। तो अब देख लेते हैं, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उससे पहले पहले जब ये हमारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया, तो उस टाइम पर कौन कौन से प्रोविजन थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। एक तो आर्टिकल 44 है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये अभी मैंने आपको बताया 43A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डाला गया था। तो आंसर इसका जो है डी है। ठीक है, ये शुरू में नहीं था, ये बाद में डाला गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये ठीक है। और प्रोटेक्शन देखो मैं बता देता हूँ ऐसी नॉलेज, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, ये भी 40 और बीच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, ये मैंने क्वेश्चन शायद was not added, which of the following was not added। तो हाँ देखिए कौन कौन सा ये गलत मैंने बता दिया यहाँ पर, जरा ये मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ। तो इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा ऐड नहीं किया गया था। देखिए मैं जरा सुन लो, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, तो ये तो एक क्वेश्चन गलत है यार, मुझे लग रहा है ये शायद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कौन सा ऐड नहीं होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो शुरू से ही आ रहा है, एक तो यही आंसर है इसका, यूनिफॉर्म सिविल कोड सी। ठीक है, और ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 के अंदर। ये पार्टिसिपेशन ऑफ 43A एक आर्टिकल ऐड किया गया था, और प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड द यूथ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो है ये उसका फंडामेंटल राइट का है, ये जो है फंडामेंटल राइट का है। तो यार ये बड़ा तो मतलब क्वेश्चन बेकार दे रखा है यार इन्होंने, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर, कुछ ऐसा होना चाहिए था। नहीं नहीं यार, ये तो शायद क्वेश्चन में कुछ है। इक्वल जस्टिस, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डाला गया 39A। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं डाला गया, तो ये भी डाला गया, ये गया, ये भी डाला गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं डाला गया, ये शुरू से आ रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द यूथ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, देखो ये डाला तो नहीं गया, ये फंडामेंटल राइट का है, ये जो है फंडामेंटल राइट का पहला वाला ऑप्शन। तो इसी से है तो आंसर इसका डी, लेकिन इसमें क्वेश्चन में लोचा है यार, ये मैंने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा नहीं, वरना अदरवाइज इसको रखता नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो ये होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है वैसे। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द यूथ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, ये फंडामेंटल राइट का है, राइट टू एक्सप्लॉइट, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक, ये आर्टिकल 24 है। तो इसका आंसर वैसे ये सी है, आंसर है इसका सी आंसर है। इन क्वेश्चन में थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हटा देता हूँ या तो उसमें फेरबदल कर देता हूँ, क्या सुधार की जरूरत है, मैंने ध्यान से इसको देखा नहीं। चलो, तो ये नहीं होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला नहीं होना चाहिए था। उसने पूछा है ना, ये वाला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि उसने ये बोला है कि 42nd जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोविजन नहीं थे। ठीक है, मतलब कौन कौन से, मतलब इसके अंदर जैसे 42nd के अंदर कुछ प्रोविजन डाले गए हैं, तो उससे पहले कौन कौन से थे ये पूछा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पहले से आ रहा है, तो सी आंसर है इसका। वैसे मैं कहूंगा आपको कि जितना भी हो ठीक है, बस सी को ये देख लो आप, ये जरूरी नहीं ए ऑप्शन देखना है, ए ऑप्शन वैसे ये क्वेश्चन ही गलत है। हाँ नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, देखिए आप ये वाला समझ रहे हो ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का से ये उसका है फंडामेंटल राइट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23। तो इसके अंदर एक तो चिल्ड्रन की बात करेगी, भाई बच्चों को आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, वोमेन को आप खरीद फरोख्त नहीं करते, ट्राइबल के बारे में भी बात कही, इनको खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, दलित के बारे में कही बात, सॉरी बात नहीं कही, तो दलित जो है इसका एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें जो है 1 2 3 कौन सा है, 1 2 3 सी ऑप्शन है। ठीक है, सही आंसर जो है इसका सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not the fundamental principle directive principle of the state policy? तो प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग, ये देखिए हमारा ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है 47। तो आर्टिकल 47 यही कहता है कि भैया आप सरकार को जो है ये ड्रग्स और जो शराब वराब पीते हैं, गुटखा वुटखा खवाते हैं, इनको सबको बंद करना चाहिए क्योंकि इससे हेल्थ खराब होती है। ये वो कह रहा है कि कौन सा नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो ये भी है काउ प्रोटेक्शन, काउ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये भी है। और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये 48A, शायद 48A, एक सेकंड, 48A, हाँ 48A ही बोलता सरकार ने। 48A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये डाला था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा था 1976 के अंदर। तो ये वाला आर्टिकल जब डाला गया था, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, ये हमारे पास आर्टिकल 21A है, फंडामेंटल राइट का ये आर्टिकल है। और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर डाला गया था। तो वो पूछ रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो देखिए डी जो है फंडामेंटल राइट नहीं, ये सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, वो ये पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो इसमें जो है डी वाला जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। एजुकेशन वाला जो है ये 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इनको ध्यान देना चाहिए। 14 नहीं, इनको कम से कम 12 कक्षा 12 तक के लिए तो रिसोर्सेस को जुटाना चाहिए। तो बिल्कुल ही ना मिट्टी खराब कर रखी है इंडिया में, कहाँ दी जाती है 12 साल तक, अब 14 साल तक बच्चे छोड़ो यार। दूसरा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ये कह रहा है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस किस पार्ट में एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट को बचाना है, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्शन करना है एनवायरमेंट को, जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है उनको बचाना है और उनको प्रमोट करना। तो देखिए दो जगह दे रखा है, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, जो मैं बताऊंगा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आर्टिकल 51A, और ये जो डाली गई थी ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में डाली गई थी, ठीक है। 11 है ये, अभी ओरिजिनल 10 थी। बात देखिए शुरू में बता देता हूँ यार, मतलब अब आया है तो बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन परेशान करेगा। शुरू में जब डाली गई थी, जब ये हुआ था, इसमें डाली गई थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी ये। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 के अंदर, तो एजुकेशन से रिलेटेड वाली एक इसके अंदर वो डाली गई थी, मतलब एक और ड्यूटी डाली गई थी। तो टोटल कितने हो गए, 10 + 1 11 ड्यूटी इस टाइम पर। तो ये जो तो इसमें इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है कि भाई इन्वायरमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी जो नदियां हैं उनको साफ, वो मतलब प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या ओनली फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की बात की गई है, वो किन किन कौन कौन से प्रोविजन है, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर बात की गई, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो मैंने अभी बताया था 48A आर्टिकल, ये किसके अंदर डाला गया था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जब ये आर्टिकल डाला गया था। तो ये किससे बात करता है, ये बात करता है कि हमारे एनवायरमेंट को बचाना है, फंडामेंटल इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये डाला गया था। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग, जैसे मैंने बताया 47 ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है आर्टिकल। तो ये बोला गया भाई बंद करो ये गुटखा बुटखा खाते रहते हैं, और भैया बादशाह गुटखा दे लेंगे फिर मरते रहेंगे, उनको कैंसर होएगा। दुनिया एक कहावत है, एक तो है ही गरीब और उल्टे काम कर रहे हैं, तुम मरोगे तो ही, तुम और गरीबी की साइकिल में फंस रहे, क्यों कर रहे हो ये गुटखा खा खा दुनिया भर के ट्रैवल, पता नहीं लोग कितनी शराब पीते हैं, रोड पर पड़े रहते हैं। तो एक तो ये हमारे पास सरकार को, लेकिन सरकार नहीं करती, सरकार को पता बहुत तगड़ा रेवेन्यू आता है इनसे। नंगे भूखे लोग जो होते हैं, मतलब खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, बस छोड़ो कुछ नहीं कह सकते, शराब पीने के लिए पैसे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो एक तो ये हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो पूछ रहा है कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी नहीं है, राज्य नीति सिद्धांत कौन से नहीं है, तो वो पूछ रहा है। तो भैया ये तो है पहला वाला तो है, ठीक है, पहला वाला तो है। प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर, ये भी है, आप जो है गांव को काट नहीं सकते, मार नहीं सकते हो, ये भी है। तो गांव और बछड़ों के वध का निषेध किया गया, ये भी है हमारे यहाँ पर। प्रोटेक्शन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, भैया ये भी मैंने बताया 48। ये वाला जो प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर वाला, ये कहानी प्रिंसिपल है, और ये जो पता नहीं आर्टिकल 48, हाँ 48 है, ये 48 है, ये वाला, ये जो है गांव को बचाने वाला 48 है, और ये 40A है, 48A नीचे वाला। और फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू द एज, ये तो 16 साल तक के बच्चों को तो कहीं बात ही नहीं कही, ये तो है ही नहीं है, ठीक है।
अगर यहाँ पर होता 14 साल तो फंडामेंटल राइट में आ जाता, लेकिन ये बात ही नहीं हो रही। 14 साल तक के बाद लोगों को बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है, 16 साल के बच्चों को कहाँ हो रही है। तो ये नहीं है, डी आंसर है इसका, ठीक है, डी आंसर। तो ये हमारा लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।